चलिए आइए, तो आप छोड़ दीजिए, आप जान गए होंगे कैसे आप डबल रोटी बनाते हैं, कैसे क्या बनाते हैं। अब एक प्रश्न है, मैंने तीसरा क्वेश्चन आपके है, कह रहा है इसमें कि उपापचय के दौरान सूक्ष्म जीव गैसों का निष्कासन करते हैं, उदाहरण के द्वारा आपको समझाना है। समझ रहे ना? अच्छा, आपको याद करो, उपापचय में सभी क्रियाएं आ जाएंगी। उपापचय में अभी आपको बताया गया था कि जो ग्लूकोज रहता था, ग्लूकोज में आप जाइमेज एंजाइम मिला रहे थे, तो जाइमेज एंजाइम मिला रहे थे तो एथिल अल्कोहल बन रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल रहा है। तो ये कहा है कि आपको सिद्ध करके दिखाना है कि उपापचय के क्रियाओं में कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड आपका बाहर निकलता है। तो आप क्या कहेंगे कि एकदम अच्छी बात है कि सूक्ष्म जीव का जब प्रयोग किसी अभिक्रिया में करते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ही बाहर निकलता है। जैसे ग्लूकोज आप लिए थे ना, C6H12O6 ग्लूकोज लेकर उसमें ईस्ट से एक एंजाइम प्राप्त होता है जिसको जाइमेज कहते हैं, और उसमें आप जाइमेज डाले थे। जब डाले थे तो क्रिया हुआ, जब क्रिया हुआ तो एथिल अल्कोहल बना और प्लस CO2 बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना। बात समझ में आई? माने अगर आपसे कोई पूछता है क्या उपापचय की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है, एक रिएक्शन के द्वारा आपको समझाना है, तो एकदम समझा सकते हैं सर कि ये आपके पास है, देखो इसका नाम बोलो, ग्लूकोज। यार सब लोग याद करो, इसको दिमाग खोलो, ये ग्लूकोज है और इसमें एक एंजाइम का यूज किया जाता है जिसका नाम होता है जाइमेज। तो क्या बनता है C2H5OH और प्लस 2 CO2 बनेगा आपके पास। ठीक है, इस तरीके से आप बना करके आपने देखा, और आपने देखा क्या, इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। ठीक है, ये प्रश्न अगर आता है कि आप सिद्ध करके दिखाइए कि किसी उपापचय क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, तो आप इस तरीके से बता सकते हैं कैसे निकला है। समझ में आया? हाँ, लिखा जाएगा। चलिए 4 नंबर के उत्तर के पास हम लोग चलते हैं। आइए फटाफट आइए। कह रहा है कि प्रतिजैविक किसे कहते हैं, मानव के लिए प्रतिजैविक का क्या महत्व है। क्या बात है, बहुत आसान सा क्वेश्चन आपके पास पूछा जाता है। प्रतिजैविक, जिसको अंग्रेजी में आप एंटीबायोटिक कहते हैं। देखो, प्रतिजैविक सूक्ष्म जीवों के द्वारा ही बनाया जाता है, आपको याद भी होगा। और ये प्रतिजैविक जब हमारे शरीर के अंदर जाते हैं तो हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करते हैं, हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करते हैं, हमारे शरीर के अंदर रोगों से, सूक्ष्म हानिकारक जीवाणुओं से, विषाणुओं से लड़ने की शक्ति को प्रदान करते हैं। जो प्रतिजैविक होते हैं सूक्ष्म जीवों के द्वारा बनाए जाते हैं, जो हमारे शरीर के अंदर जाते हैं और रोगों से लड़ने की शक्ति देते हैं, कैसे हम लोग रोगों से बच सके। जो हानिकारक सूक्ष्म जीव से जीवाणु हुए, विषाणु हुए, उसको वही निष्क्रिय कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, और फिर हमारा शरीर सुरक्षित बच जाता है। अब सबको याद होगा कि जो सर्वप्रथम प्रतिजैविक औषधि बना था उसका नाम था पेनिसिलिन। क्या नाम था उसका? पेनिसिलिन। जिसको बनाने वाले वैज्ञानिक का नाम था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। डिप्टीरिया वगैरह रोग को। उसके बाद से स्ट्रेप्टोमाइसिन भी एक था जिसका प्रयोग हम लोग टीबी उपचार में करते हैं। टीबी किसको होता है तो उसको उपचार के लिए हम लोग स्ट्रेप्टोमाइसिन का प्रयोग करते हैं। हालांकि प्रतिजैविक औषधि जो होता है सूक्ष्म जीवों के द्वारा बनाया जाता है। यह हमारे शरीर के अंदर इंजेक्शन के द्वारा भी जा सकता है, हमारे शरीर के अंदर ड्राप के द्वारा भी जा सकता है। जैसे कोरोना का वैक्सीन हुआ, या तमाम प्रकार के टाइफाइड का वैक्सीन हुआ, या तमाम प्रकार के जो टीटनस होता है उसको इंजेक्शन के द्वारा शरीर के अंदर भेजा जाता है। जबकि जो पोलियो का ड्राप होता है उसको मुख के द्वारा, माने बूंद के द्वारा शरीर के अंदर भेजा जाता है। तो जितनी चीज़ें आप डिस्कशन कर रहे हैं, प्रतिजैविक के मतलब यही होता है कि हमारे शरीर के अंदर वो जाता है, जाने के बाद सूक्ष्म जीव, जो हानिकारक सूक्ष्म जीव हैं, उससे लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। 2-4 गो आप लिखिएगा, तो 2-4 गो आप, कम से कम 2 गो आप प्रतिजैविक औषधि का नाम जरूर लिखिएगा। सबसे पहले तो पेनिसिलिन आप जानते ही होंगे, और स्ट्रेप्टोमाइसिन होता है। पेनिसिलिन जो होता है डिप्थीरिया के लिए, काली खांसी के लिए यूज किया जाता है। जबकि जो पेनिसिलिन होता है इसका प्रयोग किसके लिए करते हैं? पेनिसिलिन का प्रयोग हम लोग, पेनिसिलिन तो जान गए, स्ट्रेप्टोमाइसिन का प्रयोग हम लोग टीबी उपचार में करते हैं। तो ये आपके प्रतिजैविक औषधि के बारे में जब भी बात करेगा हम इसको बता सकते हैं। कोई दिक्कत है आपको? बोलिए। अभी तक मान लो 7000 से अधिक प्रतिजैविक का खोज हुआ था, और सबसे पहला जो प्रतिजैविक औषधि का खोज हुआ था जिसका नाम था पेनिसिलिन, 1929 में इसको खोज किया गया था। हाँ, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। समझ रहे हो? तमाम प्रकार के रोगों को नष्ट करने के लिए इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। अब देखिए, प्रश्न कह रहा है कि सूक्ष्म जीवों का प्रयोग ऊर्जा के स्रोत के रूप में भी किया जाता है, यदि हाँ तो किस प्रकार से, इस पर विचार कीजिए। बहुत प्रश्न है कि माने प्रश्न ये है कि सूक्ष्म जीवों का प्रयोग ऊर्जा के स्रोत में, माने ऊर्जा उत्पादन में किया जाता है।
ये प्रश्न संख्या 5 है कि ऊर्जा उत्पादन में सूक्ष्म जीव। क्या आपको समझ में आ रहा है ये पाठ? कल ही फिर डिस्कशन होगी, बहुत ज़्यादा डिस्कशन कल भी होगा, और आपको अच्छे से लिख करके इसको बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसको लिखना है। तो ऊर्जा उत्पादन के रूप में सूक्ष्म जीव का क्या योगदान है? आप सभी लोग जानते होंगे कि बायोगैस के उत्पादन में आपको मैंने टॉपिक पढ़ाया था, सूक्ष्म जीव का बहुत बड़ा योगदान होता है। उसमें एक टंकी होती है और उस टंकी के अंदर जो गाय के मल मूत्र होते हैं, गोबर वगैरह होते हैं, उसको डाल दिया जाता है। डालने के बाद उसके अंदर जो टंकी था उसके अंदर अनेक सूक्ष्म जीव उपस्थित होते हैं। फिर वह सूक्ष्म जीव होते हैं इस गोबर को, इस मल मूत्र को किण्वन करते हैं। किण्वन का मतलब सड़ा करके तोड़ते हैं। तो तोड़ने के बाद आपको कम से कम 3 गैस तो जरूर उसको मिलता है। एक मीथेन मिलता है, एक आपका कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, और एक आप हाइड्रोजन कह दीजिए या नाइट्रोजन कह दीजिए। माने मीथेन का सूत्र सबको तो याद होगा, CH4 होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 होता है। हाइड्रोजन टंकिया में डाले थे, आपको टंकी में डाले थे गोबर, उसका किण्वन होता है। किण्वन होने के बाद जो सूक्ष्म जीव होता है उसको किण्वन करते हैं। किण्वन करने के बाद मीथेन प्राप्त होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है, और हाइड्रोजन प्राप्त होता है। अब इसका प्रयोग हम लोग पाइप के द्वारा घरों में लेकर के जाते हैं। विद्युत बल्ब जलाने के लिए भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, खाना बनाने के लिए भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, पंखा वगैरह या TV वगैरह चलाने में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। और आपको मैंने बताया था कि जो ये बायोगैस होता है इससे कोई वायु प्रदूषण नहीं होता है। इसको गांव में अधिक माने स्थापित किया जाता है, क्योंकि गांव में अधिकतर माने गाय भैंस लोग रखते हैं। हालांकि इसकी माने कहीं भी आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो इस तरीके से आप ऊर्जा उत्पादन में सूक्ष्म जीव के प्रयोग अगर पूछता है तो इसके बारे में भी आप बता सकते हैं। बता देंगे सब लोग। तो ऊर्जा उत्पादन में सूक्ष्म जीव का बहुत बड़ा क्या होता है? योगदान होता है। अच्छा, आइए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के पास। 6 आपके है कि जल के 3 नमूने लीजिए। ठीक है ना, जल के 3 नमूने लीजिए। नदी का जल, पहला आपको क्या लेना है? नदी का जल आपको लेना है, कामा कर दो। दूसरा अनुपचारित बाहित मल जल, माने अनुपचारित। दूसरा ये कह रहा है, तीसरा ये कह रहा है कि अनुपचारित बाहित मल आपको लेना है। और तीसरा ये कह रहा है कि आपको तीसरा माने बाहित मल उपचार क्षेत्र से माने आपको निकाला। मैं दूसरा आपका है बाहित केवल मल लेना, उपचार हो चुका है, ये उपचार हो चुका है, इसको शुद्ध किया जा चुका है। कह रहा है तीनों के लीजिए। तीनों नमूने पर अ ब स लिख का लेबल लगाइए। चलो इस पर अ लिख लिए, इस पर ब लिख लिए, इस पर स लिख लीजिए। तीनों पर लेबल लगाइए। इस बारे में प्रयोगशाला कर्मचारी को पता नहीं है कि कौन सा क्या है, खाली लेबल लगा कर छोड़ दीजिए। ये नहीं लिखा होगा कौन सा जल का होगा। तो ये बता रहा है, तो ये पूछ रहा है बताइए कौन ऐसा जल है जो माने शुद्ध है। समझ रहे हो? कौन ऐसा जल है कि वह क्या है? शुद्ध है। अच्छा, इसमें एक चीज़ पढ़े थे ना, BOD के नाम पढ़े थे आप? क्या होता है बताओ? BOD का पूरा नाम बताओ, सोच के बताओ। हाँ हाँ, क्या होगा? आप लोग बताओ, लड़के लोग बताए, बताए तो थे आपको। हाँ, चलिए, इसका पूरा नाम होता है, B से कहेंगे बायोकेमिकल, O से कहेंगे ऑक्सीजन, D से कहेंगे डिमांड। तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड आपको बताया तो गया था कि कोई भी जल है उसके अंदर जितने ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी, इसका मतलब उसके अंदर उतना ही सूक्ष्म जीव उपस्थित है, वो उतना ही अभी अशुद्ध है। उसको शुद्ध करने के लिए सूक्ष्म जीव उसके अंदर उपस्थित है। जितना ही अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी, इसका मतलब है कि जल उतना ही अशुद्ध है। तो आपके पास 3 लेवल दिया गया है। पहला है नदी का जल। नदी का जल, तो देखो जो इसमें नदी का जल होगा, उस नदी के जल पर भी आप लगाएंगे, उस पर भी अ लिखा गया है। तो कह रहे हैं कि नमूना अ बाहित मल उपचार संयंत्र से निकाला गया है। जो A नंबर है, नदी का जल जो है उसको बाहित मल संयंत्र से क्या किया गया? निकलता है, निकाला गया। नमूना ब सबसे कम BOD वाला होता है, इसलिए नदी का जल है। ये भी नदी का जल है, माने इसको नदी का जो जल की बात ही कह रहे हैं ना, इसको उपचार करके नदी में कौन जल के कब भेजा जाता है?
जब उसको बाहित मल उपचार करके मानो उसके अंदर के जो जितने कूड़ा कचरा है उसको छान करके तभी ना नदी में भेजेंगे, ये नियम होता है, तभी उसको आप नदी में भेजेंगे। और दूसरा कह रहा है कि अनउपचारित बाहित मल। अनउपचारित बाहित मल का मतलब होता है कि उसका उपचार किया गया, उसका क्या कर दिया गया, उपचार। अब बाहित मल उपचार में तीसरा देख कहेंगे तो इसका माने बाहित मल उपचार में अभी इसका उपचार हुआ नहीं, अब उपचार करने के लिए दिया जा रहा है। एक बात समझो कि जो नदी का जल है, तो ये अच्छे थे, जो नदी के जल की बात कर रहा है, तो नदी का जल का मतलब होता है कि शुद्ध हो चुका है। क्योंकि बाहित मल उपचार यंत्र में जब जल को आपने देखा था कि दो तरीके, अभी आगे पढ़ेंगे आप कि प्राथमिक उपचार द्वितीयक उपचार दो तरीके से आप पढ़े थे। तो नदी का जल का मतलब होता है पूरा एकदम अच्छे तरीके से इसमें जितने बड़े हानिकारक पदार्थ होते हैं या जितने सूक्ष्म जीव हानिकारक होते हैं उसको नष्ट करके तब उसको नदी के अंदर डाला जाता है। तो पहला जो नदी का जल ये शुद्ध है, एकदम पूर्ण रूप से शुद्ध है, इसके अंदर कोई अशुद्धियाँ नहीं है। दूसरा ये दिखा रहा है कि अनउपचारित का मतलब होता है कि उसको उपचार कर दिया गया, उपचार करके भी रखा गया, नदी के अंदर डाला नहीं गया। और तीसरा है बाहित मल, तो इसका उपचार नहीं किया गया है, अभी इसमें पूरा कचरा भरा हुआ है, अब इसको उठा करके इसमें डाला जाएगा। तो ये होता है आपके बाहित मल उपचार की बात आपकी होती है, कौन शुद्ध है कौन अशुद्ध है ये सब आप बता सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आइए 7 के पास हम लोग चलते हैं। आप देख सकते हैं 7 नंबर जो क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि प्राथमिक और द्वितीयक बाहित मल उपचार के बीच मुख्य अंतर लिखिए। प्राथमिक सब लोग याद करो बाबू, प्राथमिक बाहित मल उपचार पूछ रहा है, ठीक है। और क्या कह रहा है कि द्वितीयक बाहित मल उपचार, ये भी आप पढ़े थे, बाहित मल उपचार में आपको अंतर बताना है, का अंतर होगा, ठीक है ना। तो आपको बस छोटा छोटा बात जानना है कि क्या होता है आपके प्राथमिक बाहित मल उपचार। तो आपको याद होगा कि प्राथमिक, पहले तो जानो कि प्राथमिक बाहित मल उपचार एक भौतिक क्रिया होती है, माने इसमें कोई चीज़ मिलाया नहीं जाता है, इसीलिए भौतिक कहते हैं। मिलाया जाता है क्या, कुछ भी नहीं मिलाया जाता, ये आप पढ़े थे, सब पढ़ाया गया आपको, ठीक है ना। प्राथमिक जो बाहित मल उपचार होता है ये भौतिक क्रिया है, और जो वह द्वितीयक बाहित मल उपचार होता है वो रासायनिक क्रिया है, इसमें आप कुछ डाल रहे थे बाहर से। और प्राथमिक बाहित मल उपचार में जो जल के साथ बड़े बड़े कूड़ा कचरा होता है उसको छान करके हम लोग अलग कर देते हैं, समझ रहे हैं। और इसमें जो होता है ना द्वितीयक बाहित मल उपचार, इसमें सूक्ष्म जीव का प्रयोग कर रहे थे, और ये क्रिया जैविक नहीं होती है। प्राथमिक उपचार जैविक नहीं होता है, लेकिन द्वितीयक उपचार क्या होता है, जैविक। जैविक मतलब जीवों के द्वारा होता है, सूक्ष्म जीव इसके अंदर डालते हैं तब ये क्रिया होती है। तो ये सब प्राथमिक बाहित मल उपचार में, द्वितीयक बाहित मल उपचार में यार आपको पानी नाली में जा रहा है, पानी नाली में जा रहा है, और इस पानी को आपने टैंक में डाल दिया, और उसके साथ जो झीली वगैरह पॉलीथीन वगैरह जा रहा है उसको छान करके आपने अलग कर दिया, तो हम इसको प्राथमिक बाहित मल उपचार कहेंगे। अभी मान लो केवल छान लिए तो सही हुआ नहीं, अभी उसके अंदर तो मान लीजिए कि और भी अशुद्धियाँ हैं, बहुत छोटे छोटे कण भी हैं, सूक्ष्म जीव हैं, तो उसको भी तो नष्ट करना है। तो उसको नष्ट करने के लिए हम लोग द्वितीयक उपचार में चलते हैं, बाहर से कुछ सूक्ष्म जीव का प्रयोग करते हैं। वह सूक्ष्म जीव जो होते हैं उसके अंदर जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, कार्बनिक पदार्थ कौन होते हैं, जो आप फेंकते हैं, जैसे केला का छिलका है, बहुत छोटा छोटा टुकड़ा है, मानिए केला का छिलका आपने फेंका, बड़ा छिलका है तो उसको आपने छान कर रख दिया, लेकिन उसके अंदर सूक्ष्म कण भी तो है, तो उसको छान उनके हम लोग द्वितीय उपचार में उसका प्रयोग करके पूरा शुद्ध कर देते हैं, फिर उसको नदी के जल में प्रवाहित कर देते हैं। आपको मैंने बताया था कि गंगा नदी है चाहे यमुना नदी है, उसके अंदर पूरा यंत्र बैठा दिया गया है, जितने कचरे वगैरह आते हैं सब इस यंत्र में छान छुन के अलग कर दिया जाता है, तब आपका ये बनता है। तो ये द्वितीयक और प्राथमिक बाहित मल उपचार की जब भी बात करेगा आप उसको छोड़ेंगे नहीं, खूब आराम से लिखेंगे, ठीक है। अच्छा आइए कुछ और आगे हम लोग चलते हैं, चले। अब कह रहा आपके क्वेश्चन में यहाँ पर कि गंगा यमुना एक्शन प्लान क्या है। देखिए बहुत आसान से आप भी बात कर रहे थे और बात वहाँ भी गई। गंगा यमुना एक्शन प्लान क्या है। प्लान माने जानते हो, प्लान के बताओ सोच के क्या होगा। प्लान माना होता है योजना। तो देखो ध्यान से, ये क्या होता है आप सभी लोग जानते भी होंगे कि गंगा यमुना एक्शन प्लान का मतलब होता है कि गंगा नदी है, मान लीजिए ये गंगा है और ये क्या यमुना है। तो गंगा यमुना एक्शन प्लान का मतलब ये होता है कि कोई भी जल होगा अगर अशुद्ध है तो डायरेक्टली उस जल को आप गंगा और यमुना नदी में नहीं डाल सकते हैं,
समझ रहे हैं? उसको डालने के लिए पहले उसमें यंत्र स्थापित किया गया होगा। जो भी अशुद्ध जल जो शहरों से आ रहा है, जो गाँव से आ रहा है, पहले उसको टंकी में डाला जाएगा। जब वो टंकी में डाला जाएगा तो टंकी के अंदर जो अशुद्धियाँ हैं उस जल में उपस्थित है, पूरा शुद्ध कर लिए जाएंगे, पूरा सूक्ष्म जीव नष्ट कर दिए जाएंगे, जितने उसमें पदार्थ हानिकारक मिले हैं सबको अलग कर दिया जाएगा, तब वो गंगा नदी के अंदर जाएगा। या यमुना नदी में भी ऐसे ही व्यवस्था की गई है। जहाँ जहाँ से नले, जहाँ जहाँ से वो जितने भी जल आते हैं उसको डायरेक्टली टैंक पर गिराया जाता है, फिर टैंक उसको शुद्ध करता है, तब डायरेक्टली वो नदी में जाता है। तो ये होता है कि गंगा चाहे यमुना एक्शन जो प्लान है, जो नदी में जो भी जल, जो भी माने हानिकारक सूक्ष्म जीव होते हैं जल में, उसको नष्ट करके केवल शुद्ध जल ही गंगा और यमुना नदी में प्रवाहित किया जाता है। इसके बारे में भी आप बता सकते हैं। समझ में आया? यही नहीं है गंगा यमुना एक्शन प्लान। चलिए 9 नंबर पर हम लोग चले जाते हैं। आप कह रहा है इसमें कि ऑक्सीजन ताल का स्वस्थ नामांकित चित्र बनाइए। ऑक्सीकरण ताल कह रहा है, ऑक्सीकरण ताल का चित्र बनाना है, बना सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो देखिए आपको बता दें कि ऑक्सीजन ताल का मतलब क्या होता है, माने एक ऐसा ताल का मतलब तालाब होता है, छोटा सा तालाब होता है। तो ऑक्सीकरण तालाब में ही किया जाता है। ध्यान से सुन लो, बात मत करो यार, और हाथ नीचे करो, सीधा बैठो। ऑक्सीकरण ताल का मतलब ये होता है कि जो जल होते हैं, जल में सूक्ष्म जीव होते हैं। सर सुन लो ध्यान से, जल में सूक्ष्म जीव होते हैं। तो आप बताइए जरा कि सूक्ष्म जीव जो होते हैं वह हानिकारक कार्बनिक पदार्थ को अलग करते हैं, पढ़े भी थे, हानिकारक कार्बनिक पदार्थ को अलग करते हैं। तो कहा गया जाता है कि खूब ज़्यादा मान लीजिए कि उसमें हानिकारक कार्बनिक पदार्थ है जल के अंदर, तो मान लीजिए सूक्ष्म जीव की मात्रा बढ़ाना पड़ेगा आपको। तो जब सूक्ष्म जीव है तो उसकी मात्रा बढ़ाएंगे तो ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी, जिसको बीओडी कहते हैं आप। तो उसमें ऑक्सीजन देते हैं तो सूक्ष्म जीव की मात्रा बढ़ती है, और जब जितने सूक्ष्म जीव की मात्रा बढ़ती है वह कार्बनिक पदार्थ को अकार्बनिक पदार्थ में बदलना शुरू कर देते हैं, और फिर जल आपका शुद्ध हो जाता है। माने ऑक्सीजन दे करके जो जल होता है उसको शुद्ध किया जाता है, तो उसी को ऑक्सीकरण ताल कहते हैं। ये छोटे छोटे टैंक होते हैं जिसके अंदर ऑक्सीजन को डाल दिया जाता है, और जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो जल को शुद्ध कर देते हैं। फिर जल जब शुद्ध हो जाता है तो उसको नदी या तालाबों के अंदर हम लोग डाल देते हैं। ये भी आप समझ गए होंगे। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि बायोगैस क्या होता है। 10 गो क्वेश्चन आज आपने तैयारी किया। कह रहे प्रश्न में कि बायोगैस क्या होता है, ज़रा सोच कर बताइएगा आप लोग। और इसमें ये कह रहे हैं ना कि बायोगैस क्या होता है, ग्रामीण क्षेत्रों में बायोगैस के 2 उपयोग के बारे में आपको लिखना है, ठीक है। अच्छा देखो, बायोगैस जो होता है ना वो सूक्ष्म जीवों से प्राप्त किया जाता है। बायो का मतलब जीव, जीव से जो गैस प्राप्त किया जाता है उसी को हम लोग बायोगैस कहते हैं। आप घरों में जो आप देखते होंगे कि बगल में टैंक बना है, उसमें खादर वगैरह आदमी फेंक देता है, मलमूत्र भी आप बात किए थे इसकी, तो उससे जो गैस निकलता है, और मुख्य रूप से उसमें मेथेन होता है। मैंने आपको बताया था जो बायोगैस होता है उसमें मेथेन होता है, जिसकी मात्रा आप कह सकते हैं कि 50 से 70% हो सकता है, 50 भी हो सकता है, 55 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है। और दूसरा का आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है, इसके मात्रा 30 से 40 दिखा दीजिए, 20 से 30 दिखाइए, उसकी मात्रा हो सकती है। और उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड पर हाइड्रोजन सल्फाइड भी होते हैं कुछ मात्रा में, मैंने बताया ना, नाइट्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है। तो ये इसकी लिमिट है। इसमें जो बायोगैस देख रहे हैं उसमें पाए जाने वाला ये जो चीज़ें देख रहे हैं इसकी मात्रा आपको दिखाई दे रहा है। अब इससे आपसे पूछा जाएगा कि जो आपके पास ये बायोगैस है इसका प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो पहला है कि इसका प्रयोग प्रकाश उत्पादन में, माने प्रकाश को उत्पन्न करने में इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा भी कह सकते हैं खाना बनाने वाला जो यंत्र होता है इसमें भी इसका हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, इसके बारे में बता सकते हैं, ठीक है। और तीसरा अगर चाहे तब भी बता सकते हैं कि इसमें जो अपशिष्ट पदार्थ बचता है उसका प्रयोग खादर बनाने में भी करते हैं। नीचे जो बैठा होता है उस खादर का प्रयोग हम लोग जो होता है खेत वगैरह में जो खेती वगैरह करते हैं उसमें इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो धान की खेती में साइनोबैक्टीरिया क्यों उपजाई जाती है या भूमि की उर्वरता शक्ति बढ़ाने में नीले हरी सवाल का भूमिका का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। याद होगा मैंने आपको बताया था ना, ये मिट्टी की उर्वरता शक्ति को बढ़ाने का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। याद करो, ये इसके कारण जो धान की खेती होती है उसमें नाइट्रोजन, धान के खेत जो होते हैं डायरेक्टली नाइट्रोजन नहीं ले सकते हैं, तो उसके अंदर हम लोग तमाम प्रकार के सूक्ष्म जीव मिट्टी के अंदर डाल देते हैं, जो वह नाइट्रोजन को तोड़ करके यौगिक में बदल देता है, फिर पेड़ पौधे पर अपना ग्रहण करके
अपने फल को, अपने वृद्धि को करते हैं। तो कल हम इसके आगे जो लघु उत्तरीय प्रश्न है और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है उसकी भी चर्चा करेंगे, और चर्चा करने के बाद तब आपकी जो भी तैयारी होगी उसको देख करके हम आगे